हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लिटोरिया। वेलकम बैक टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मिस्टर अनुराग मिश्रा जी। ही इज रिसेंटली सिलेक्टेड बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन। आपको बता दूं, ये ऑलरेडी इंडियन रेलवे में वर्किंग है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर। तो आइए अनुराग मिश्रा जी से हम जानते हैं कि अब वो इंडियन रेलवे की जॉब को क्विट करके बीपीएससी एई की जॉब को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। अभी उनके माइंड के क्या थॉट्स हैं, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन अनुराग जी, आपने बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और सेकंड, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो कैसा लग रहा है अभी आपको बीपीएससी एई का एग्जाम क्वालिफाई करके? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी काफी खुश हैं। इतने सालों से इसका पेपर दिया था तो होपफुल थे कि इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और इसी के साथ अभी सर 1 साल हो गए हमें रेलवे में जॉब करते हुए। तो इधर 1 साल से तो इतना इस पेपर के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उसके पहले काफी ज्यादा परेशान थे कि रिजल्ट कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, तो काफी टेंशन रहती थी। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, जैसा अभी आपने बताया आप इंडियन रेलवे में वर्किंग में हैं, तो आप आरआरबी जेई के थ्रू आपने ज्वाइन किया था। यस सर, आरआरबी जेई के थ्रू ज्वाइन किया था। आप किस ईयर के पास आउट है? आपने डिग्री किया हुआ है या डिप्लोमा आपने किया हुआ यस है? सर। सर बीटेक किया हुआ है मैंने एंड 2017 में पास आउट हूँ सर। अच्छा, 17 के पास आउट है। उसी टाइम बिहार पीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था यस सर, 17 पास में। आउट होने के बाद यस सर 17 में ही इसका नोटिफिकेशन भी आया था। अभी आप रिसेंटली इंडियन रेलवे में वर्किंग में हैं, ठीक है। और अभी आपने एई की जॉब क्वालिफाई की हुई है बीपीएससी की। तो एई की जो जॉब हमारी है वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब है और अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो। तो माइंड में क्या थॉट आपके चल रहा है कि मुझे इंडियन रेलवे की जॉब क्विट करके एई ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी मतलब माइंड में क्या थॉट्स आपके आ रहे हैं? ये सर माइंड में तो कंफ्यूजन रहती है, बट सर जो जेई जो होता है वो सर 40 to 100 ग्रेड पे की जॉब होती है। एंड सर असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है वो 5400 ग्रेड पे की जॉब है। तो सर डेफिनेटली एक लेवल अप हुआ जेई से एई में, तो इसलिए डेफिनेटली सर एई को ज्वाइन करेंगे। हाँ, और सेकंड चीज, इसमें आपको जो पोस्ट मिलने वाली वो सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट मिलने वाली है। ओके, आपका बीपीएससी के लिए क्या एक प्रिपरेशन प्लान था? आपने किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया था? सर जितना मुझे फील हुआ कि प्रिपरेशन के सर जो फर्स्ट पहला 1 साल होता है उसी में सर हम लोग को पता चल जाता है कि हम कौन सा कंपटीशन कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते हैं। ये सबको पता होता है, भले ही कोई बोले या ना बोले, बट पता ये चीज सबको होता है। तो डेफिनेटली जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो पहले ही 1 साल में लग गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो सर उसके बाद मैंने स्टेट एई वगैरह देना स्टार्ट किया। तो सर अभी करंटली बीपीएससी एई के साथ ही मेरा आरपीएससी एई भी मैं सिलेक्टेड हूँ, वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आया हूँ। हो सकता है उसका भी रिजल्ट आए तो उसमें भी सिलेक्शन रहे। तो सर और एमपीपीएससी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली अगर जितने भी डिग्री होल्डर हैं तो उनको डेफिनेटली अच्छे से प्रिपरेशन करके देना चाहिए, क्योंकि स्टेट की वैकेंसी में तो अधिकतर स्टेटों में 2 साल 3 साल ये ऐसे चलता रहता है, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। अपन लोग कर सकते हैं तो प्रिपरेशन करें, अच्छे से पेपर दें, और रिजल्ट जब भी आए तो कभी ना कभी तो रिजल्ट आना है। ऐसा थोड़ी ना है कि रिजल्ट आएगा ही नहीं, 2 साल 3 साल 1 साल कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। बट अनुराग जी, इसमें क्या होता है कि जैसा आपने बोला कि सर रिजल्ट तो कभी ना कभी आना है, प्रिपरेशन अपन करते रहें। बट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको पता ही है, आप भी शायद आपने ये प्रॉब्लम फेस की या नहीं की, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, तो क्या होता है कि जब हम वेट करते हैं तो हमारी एज भी बढ़ती रहती है। तो घर वालों का तो यस सर। एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम, मतलब फाइनेंशियली जो रहता है उनका प्रेशर कि भाई अब आप इतनी एज हो चुकी हो, आपको ग्रेजुएशन किए इतने साल हो चुके हैं, आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, हम ही से पैसे मांग रहे हो। तो जो एक मेंटली प्रेशर क्रिएट होता है, साथ ही साथ घर वाले अगर ना बोले तो पड़ोसी बोलते हैं, पड़ोसी ना बोले तो रिश्तेदार बोलते हैं कि भाई उनका लड़का सिलेक्ट हो गया, तुम क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो। तो ये प्रेशर अलग स्टूडेंट के ऊपर आता है। अब इस प्रेशर को लेके भी आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है, तो यहाँ पे आपका क्या सजेशन रहेगा? यस सर, ये तो सबके साथ अलग अलग प्रॉब्लम होती है। कोई फाइनेंशियली होता है, किसी के साथ मेंटली होता है, तो सबके साथ प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ भी हुआ था। फाइनेंशियली तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मेंटली प्रॉब्लम ये थी सर कि मैं भी प्रिपरेशन जब कर रहा था तो घर पे था। तो उस समय मैंने भी कहीं पे शादी पार्टी फंक्शन में जाना होता था रात में, तो मैं घर वालों को मना कर देता, नहीं जाऊंगा, लोग पूछेंगे तो क्या बताऊंगा कि अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ। तो ये डर लगा रहता था। बट मैं यही कहूंगा कि प्रिपरेशन अपनी फोकस करें, और ये पता हो जाता है हम लोग को 6 महीने से 1 साल की प्रिपरेशन में अपनी कि मैं कंपटीशन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब तक मुझे भी पहली अपनी जॉब नहीं मिली थी तब तक लगता था यार जॉब
जैसा लगता था कि जॉब मिलेगी ही नहीं, डेफिनेटली यही सोचने लगा था। एक समय आया था, मुझे भी लगा कि यार जॉब नहीं मिलेगी, अल्टरनेटिव ढूंढने लगा सर। एक समय तो सर ऐसा था कि बीटेक मैंने किया हुआ है सर, और कई स्टेटों में ऐसी जॉब आती है कि उसमें सिर्फ जेई के लिए डिप्लोमा मांगते हैं। ये सर 17 एंड 18 के टाइम का है थोड़ा। तो मेरे मन में भी अलग अलग थॉट है। मैं सोचा यार क्या ऐसा कर सकता हूँ कि अपना पार्ट टाइम कहीं से डिप्लोमा डाल दूं, डिप्लोमा भी करते रहूं, 3 साल में पूरा हो जाएगा, तो प्रिपरेशन है ठीक ठाक, जेई में ही निकल जाएगा। तो अलग अलग डिफरेंट तरीके के भी थॉट आ सकते हैं। बट आरआरबी जेई की वैकेंसी आई तो उसमें सिलेक्शन हुआ। अभी फिर उसके बाद जब जेई बना तो लगा कि नहीं, जेई में हो गया, ए कैसे होता होगा, ए नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा थोड़ा सा। लेकिन दिखता था कि हाँ कर सकता हूँ, बट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो हमेशा मन में डाउट था। और सर अभी आरपीएससी हुआ, बीपीएससी हुआ, तो अब एक उम्मीद दिख रहा है कि हाँ किया जा सकता है। तो जैसा मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है ऐसा मैक्सिमम के साथ होगा, थोड़ा सा किसी के साथ हो सकता है डिफरेंट प्रॉब्लम भी हो। तो कर सभी लोग सकते हैं, बस ये है कि पेशेंस अपना बनाए रखें। हमेशा आपकी प्रिपरेशन में ऐसे टाइम आएंगे जब आप टूट जाएंगे, आपको लगेगा नहीं कर पाएंगे। तो वही मौका होता है खुद को संभालने का, कोई और आपको नहीं गाइड कर पाएगा, खुद से ही खुद सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है, और कर ले जाते हैं डेफिनेटली सारे लोग। और सर जो फाइनेंशियल जिसकी प्रॉब्लम है, उसके साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना एक टारगेट बनाइए कि हाँ इतने टाइम में मुझे ये वैकेंसी कर लेनी है। और ये ना फोकस करिए कि जैसे जिसके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि मुझे सिर्फ ईएससी क्वालिफाई करना है या ए क्वालिफाई करना है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली जेई वगैरह, एसएससी जेई होता है, रेलवे जेई होता है, मतलब जेई के भी ढेर सारे, कुछ स्टेट में भी डिग्री होल्डर के लिए जेई के ऑप्शन है। तो वहां पे डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। और सर अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आपका जेई में भी नहीं होगा, ए में भी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। तो ये खुद से देखना है, तो आपको फिर उस समय किसी प्राइवेट जॉब में या प्राइवेट कंपनी में आपको जॉब करनी चाहिए। तो ये खुद से निर्णय लेना है कि मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा। अपना जो भी फाइनेंशियल मेंटल जो भी प्रॉब्लम है, आपके थॉट हैं, वो आपको खुद से उसको डील करनी, ना आपको कोई अलग से यूट्यूब पे देख के मोटिवेशन आ सकता है, ना कहीं से आ सकता है। मतलब खुद से ही सारा डिसीजन लेना होगा। अच्छा, जैसे कि आपने 17 में बीटेक को कंप्लीट किया था और आपके मन में अब जैसे जब भी हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है अब मुझे करना क्या है। हमारे पास तीन रास्ते होते हैं। एक तो हमारे पास रास्ता होता है प्राइवेट सेक्टर का, दूसरा हमारा रास्ता होता है गवर्नमेंट सेक्टर का, और तीसरा होता है बिजनेस। हम ओवन अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो जैसे ही अगर मेरा थॉट गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आता है, तो जब गवर्नमेंट सेक्टर की ओर जब मेरा रुख आता है, तो जो एक गाइडेंस वाली बात आती है, तो इस गाइडेंस के लिए आपने किसी कोचिंग क्लासेस की हेल्प ली, या जितनी भी प्रिपरेशन आपने की है वो सेल्फ स्टडी में आपने की हुई है? और जो अभी न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको गाइडेंस लेना चाहिए या सेल्फ स्टडी के थ्रू भी वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? नहीं सर, गाइडेंस तो बहुत जरूरी होता है। सेल्फ स्टडी तो सर जितना लगता है कि मैक्सिमम 10% ही बच्चे सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं तो आपको गाइडेंस जरूरत पड़ेगी, चाहे आप कोचिंग क्लासेस लीजिए या नोट्स कहीं के लीजिए। मतलब एक आपके पास स्टैंडर्ड मटेरियल रिसोर्सेज तो सारे कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप नोट्स वगैरह से सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, ये सबके साथ डिफरेंट होता है। कोई कोचिंग क्लास लेके कर सकता है, कोई नोट्स पढ़ के कर सकता है, कोई बुक के थ्रू जा सकता है। बट आपको देखना है कि कंपटीशन जो है वो बुक के थ्रू थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि बुक में बहुत डिटेल में होती है चीजें, आपको शॉर्ट में चाहिए होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप कोचिंग कर सकते हैं कहीं पे तो आप कोचिंग करिए, बिल्कुल करना चाहिए। उससे काफी गाइडेंस मिलेगी। और अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तो आप कहीं से अपना नोट्स अच्छी किसी कोचिंग का या अपने फ्रेंड से, आजकल तो नेट पे भी सारी चीजें मिल जा रही है, तो अपना एक नोट्स अरेंज कर लीजिए। और नोट्स काफी सिंप्लीफाइड होते हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा और हो जाता है, फिर नोट्स के थ्रू भी आप जा सकते हैं। आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपका जो डेली रूटीन रहता था, एक स्टूडेंट लाइफ रहती है उसमें आपका जो डेली रूटीन रहता था कि आप कितने आवर्स सेल्फ स्टडी करते थे, कितने आवर्स की आपकी क्लासेस होती थी, कब आप टेस्ट सीरीज लगाते थे, और कब शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करते थे, कब आप डिटेल नोट्स को रिवाइज करते थे, तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपका प्लानिंग था, क्या आपका रूटीन था इन सारी चीजों को लेके? सर सबसे पहले तो मैं जब अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैंने कोचिंग ली हुई थी। तो सर मॉर्निंग में क्लासेस रहती थी, 1 बजे तक हम लोग की, लगभग 1 से 2 बजे तक क्लासेस होती थी। उसके बाद आके लंच करना, लंच करने के बाद 1 से 2 घंटे का रेस्ट रहता था। 4 बजे के बाद फिर हम लोग अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते थे। और सेल्फ स्टडी में बेसिक जो सबसे पहले आपने डेली पढ़ा है उसको सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते थे। पहले 1 घंटा रिवीजन का होता था। उसके बाद हम लोग काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, ईएससी का होता है, गेट का होता है। इंजीनियरिंग में तो बेसिक अगर आप दो ये बुक फॉलो करें तो यही बहुत सफिशियंट है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट के आप सारे क्वेश्चन
खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर जो टॉपिक आपने उस दिन पढ़ा है उसी दिन का वो क्वेश्चन लगाइए, आप आगे पीछे मत लगाइए। जो आप करंट में पढ़ रहे हैं उसी को लगाते चलिए, सारा कुछ आपका 6 महीने से 7 8 महीने में लगभग सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंटों का भी मुझे कॉल आता है कि जैसे एई का एग्जाम अभी 26 सितंबर को होने वाला है। अब बच्चा का यहाँ पे कॉल आता है कि सर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमें, तो आप मुझे बेस्ट बुक बता दीजिए। जैसे मेरा क्वेश्चन एक ही रहता है, मतलब मेरा आंसर एक ही रहता है बच्चे को कि अगर आप स्टेट एई की तैयारी कर रहे हो तो जो ईएससी एग्जाम्स में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं आप उनको सॉल्व कर लीजिए। एक बार आपने सॉल्व कर लिए, आप अगेन फिर से उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, देन अगेन फिर से उन्हीं क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट का लेवल होता है वो ईएससी प्रीलिम्स का लेवल होता है। अब बच्चे का यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, सर ईएससी के क्वेश्चन तो मैं 5 बार लगा चुका हूँ, अब आप और दूसरी बुक बताइए मुझे। तो क्या यहाँ पे बेस्ट होता है, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जो ट्राई कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, या फिर आपने ईएससी के फॉर एग्जांपल ईएससी के क्वेश्चंस लगाए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर में आए उन्हीं को बार बार लगाना आपके लिए बेनिफिट करेगा, या फिर अदर बुक से आप क्वेश्चन लगा रहे हो या और ज्यादा आप कंटेंट यहाँ वहां से अरेंज कर रहे हो उनको सॉल्व कर रहे हो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आपका यहाँ पे क्या कहना है? सर मेरा तो यही कहना है कि अगर सबसे पहले आप सिर्फ एक बुक फॉलो करिए, ईएससी की जो भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव की बुक है सिर्फ वही फॉलो करिए। और अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है, जैसे एग्जाम के पहले आपके पास 4 से 5 महीने हैं, तब गेट की बुक को टच करिए, नहीं तो उसको मत टच करिए। सिर्फ ईएससी अभी जैसे कम टाइम बचे हैं तो इस मंथ आप जो 10 दिन बचे हैं उसमें ईएससी की बुक लगाइए, और जब लास्ट एक मंथ बचे तो हम तो कहते हैं ईएससी की बुक मत लगाइए, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज फॉलो करिए, किसी की भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आप टेस्ट सीरीज दीजिए, जो आपको क्वेश्चन नहीं आते उसका आप सोल्यूशन देखिए, उसको आप अपने नोट से पढ़िए। तो लास्ट के 1 मंथ में अगर आपने 10 से 15 टेस्ट सीरीज भी लगा लिए तो काफी ज्यादा लेवल अप हो जाता है। पढ़ी तो सारी चीजें रहती हैं, लेकिन सबसे अच्छा लास्ट मोमेंट पे आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, और पेपर के 15 दिन पहले तक आप बुक जैसे ईएससी फॉलो करें। और ऐसा नहीं करना कि मैंने 5 बार लगाया 10 बार लगाया, ये कहने से कुछ नहीं होता। आप पहली बार जब लगाएंगे आप बुक अपनी प्रिपरेशन के समय पहली बार लगाते हैं, तो सपोज दैट किसी चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, तो आप 100 में से अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप पहली बार में 80 क्वेश्चन खुद से कर ले जाएंगे, बचे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन सबको प्रॉब्लम होती है उसमें, तो आप उसको स्टार मार्क करिए या राउंड करिए, जैसे भी करना है। आपने उस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया कि यार ये मैं पहली बार नहीं सिलेक्ट कर पाया, जब आपने दूसरी बार वो कभी सब्जेक्ट रिवाइज किया तो फिर आपको वो 80 क्वेश्चन नहीं टच करने हैं, क्योंकि आपने अब रिवाइज किया तो आप 80 कर ले जाओगे, आपको सिर्फ 20 करने हैं। उस 20 को करेंगे आप डेफिनेटली फिर से 15 क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन में डेफिनेटली फिर से फंसेंगे, भले ही आपने पहले उसका सोल्यूशन देखा है, लेकिन आप फिर से 10 से 15 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फिर से आपने वो मार्क किए। तो ऐसे ऐसे जब आप मार्क करते जाएंगे, और उससे रिलेटेड ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन देखा उसका सोल्यूशन देखा, अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड आपको फिर थ्योरी भी आपको अपने नोट से पढ़नी है। तो ऐसे ऐसे करेंगे तब जाके आपका कंप्लीट सिलेबस। बार बार सारे क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन लगाने हैं जो आप पहली बार नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी बार में वो करना है जो नहीं कर पाया पहली बार में, तीसरी बार वो करना है जो दूसरी बार में नहीं कर पाए थे वो तीसरी बार में करेंगे। तो ऐसे सारे क्वेश्चन के आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, और अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको फिर 5 बार 6 बार लगाने की जरूरत भी नहीं है, आपको सारा रिवाइज रहेगा। और आप अपनी बुक पर जब मार्क किए रहेंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम थी इसमें ये प्रॉब्लम थी, तो बुक के सारे क्वेश्चन देखते ही वो माइंड में क्लियर हो जाता है कि हाँ इसमें इसमें ऐसे प्रॉब्लम थी, और सबको फिर उसके बाद एक आइडिया हो जाता है। मेरा भी था 1 साल, पहली बार तो ईएस के बुक में काफी क्वेश्चन फंसते थे, लेकिन उसके बाद फिर 1 से 2 साल जब मैंने ऐसे ही ट्राई किया, तो आज के समय में मुझे अपने नोट्स के लगभग पेज भी याद है कि कौन सी पेज पे मैंने क्या अलग से लिखा हुआ है, अपनी पेन से मार्क किया हुआ है, वो सब चीजें माइंड में है। भले मैं एग्जैक्ट ना बता पाऊँ सारे डेटा सारे फॉर्मूले, हो सकता है भूल जाऊं, लेकिन मुझे याद है कि मेरी नोट्स में कौन सी चीज कहाँ पे लिखी है, कौन सी बुक में मैंने कहाँ चीज लिखा है, ये चीज लगभग माइंड में क्लियर रहती है। जैसे अनुराग जी, आपने बताया कि 2017 आप पास आउट हैं और 17 में अपना बीपीएससी एई का एग्जाम आया था और फाइनली आपको 2021 में फाइनली सिलेक्शन मिला है, गजेटेड पोस्ट पे आप पहुंच चुके हो। अब यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि कोई स्टूडेंट आता है, वो 6 मंथ प्रिपरेशन करता है और पता चला उस स्पेल में कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आई। देन अगेन वो 6 मंथ उसमें टाइम देता है, 1 ईयर हो जाता है, 1 ईयर के बाद फिर भी वो देखता है कि वैकेंसी नहीं आई। अगर वैकेंसी आ गई है तो पता चला कि उसने प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। 1 साल के अंदर ही उसका जो पेशेंस होता है वो मतलब ऐसा कि फ्रस्ट्रेशन लेवल में उसका बदल जाता है, सर 1 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा प्रीलिम्स का पेपर नहीं निकला, गवर्नमेंट तो वैकेंसी नहीं निकाल रही। और यहाँ पर आपने 17 से 2021 मतलब ऑलमोस्ट 4 इयर्स आपका ये गैपिंग रहा है। तो ये जो पेशेंस आपने मेंटेन किया है एक गवर्नमेंट जॉब को लेके, तो इस पर आपकी क्या राय है कि मतलब स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको पेशेंस कैसे रखना चाहिए?
सर मैंने अपना भी देखा और भी अपने साथ में जितने फ्रेंड लोग थे सब तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, सबका जब एक ओवरव्यू देखता हूँ तो ये पता चलता है कि जब तक आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा कोई सभी पेपर नहीं निकलेगा, लेकिन जब एक बार आपने एक पेपर निकाला तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, और उसके साथ आप जितने भी पेपर दिए रहेंगे, अगर आपने 5 दिए हैं तो 3 या 4, मैक्सिमम लड़कों के एक साथ सिलेक्शन होना स्टार्ट होते हैं। वो समय सबके साथ आता है, जब आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की हो जाएगी आपके एक साथ कई सारे कंपटीशन निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने बस 6 महीने पढ़ा आपका कंपटीशन निकल जाएगा, तो वो टाइम तो आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए शुरुआत में, जैसे डीएमआरसी दिया था, लखनऊ मेट्रो दिया था, और भी स्टेट में मैंने तेलंगाना स्टेट भी दिया था, नहीं हुआ था इस सब स्टेटों में शुरुआत में। तो ऐसा नहीं था, एक होप दिखता था कि हाँ ठीक है और प्रिपरेशन करेंगे तो हो जाएगा, तो सबके साथ फेल्योर तो आता ही आता है। कई सारे ऐसे पेपर होंगे जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट घबराना नहीं है। आप अपना फोकस करे रहिए पढ़ाई पे, डेफिनेटली उसके बाद कभी ना कभी समय आएगा कि उसके बाद होना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरा भी जब होना स्टार्ट हुआ तो आरआरबी जेई हुआ सर, एसएससी जेई हुआ, बीपीएससी जेई हुआ, आरपीएससी जेई हुआ, तो मतलब कई सारे कंपटीशन एक साथ निकलना स्टार्ट होते हैं। तो जब भी टाइम आएगा तो आपके भी कई कंपटीशन निकलेंगे। बस आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और जितने भी पेपर आए आपको लगे कि हाँ इस पेपर में मैं कर सकता हूँ तो उस पेपर में डेफिनेटली जाएं। और जब भी कोई पेपर अटेम्प्ट करें तो पूरी तैयारी के साथ करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये तो कर ही नहीं पाऊंगा, एकदम कॉन्फिडेंस जीरो है, तो फिर पेपर देने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनता। आप जब भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए या कोई पेपर दीजिए तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। जैसे कि अभी आपने टेस्ट सीरीज का बताया कि टेस्ट सीरीज आप अगर दे रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने जनरली देखा है कि दो टाइप के स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है कि जब वो टेस्ट सीरीज देता है तो उसने एक पेपर को सॉल्व किया, देन वो उस पूरे पेपर को एनालिसिस करता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मेरे से नहीं बने हैं उसका मैं कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज करूंगा, देन इसको फिर से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगेन अगर नहीं बनते देन वो सॉल्यूशन पर जाता है। और एक स्टूडेंट वो होता है अगर उसको 15 नंबर ऑफ टेस्ट पेपर दे दिए तो वो 2 दिन में 15 नंबर ऑफ टेस्ट पेपर वो खत्म कर देगा, उसको एनालिसिस से कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके हिसाब से बेस्ट वे क्या है, मतलब जो स्टूडेंट जैसे ही टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करता है और किस टाइम पे आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए? जब आपका 100% ओवरऑल सिलेबस आपने पढ़ लिया है तब आपको टेस्ट पेपर देना चाहिए, या स्टार्टिंग से ही आप टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो? नहीं, जब आप अपना टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आप सबसे पहले क्या करिए, अपना जैसे एक एक सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ते जा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज में हमारे पास कई टाइप के ऑप्शन होते हैं, एक एक सब्जेक्ट का देने का पेपर, फुल लेंथ के भी टेस्ट सीरीज होते हैं, पार्ट भी होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने एक एक सब्जेक्ट को, जब भी आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले आपने एक एक सब्जेक्ट किया, और एक एक सब्जेक्ट का आप जब भी आपको लगे कि हाँ मेरा नोट्स वगैरह रिवाइज हो गया है तो आप उसका टेस्ट सीरीज दे दीजिए। उसके बाद जब आपके सारे सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट हो जाएं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में 12 to 13 सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट हो गया, जितना भी टाइम लगे आपको, आप अपना टाइम टेबल बनाए रहिए, 2 महीने 3 महीने की, मेरे इतने दिन में मैं अपने पूरे नोट्स प्रॉपर तरीके से विद क्वेश्चन, ईएससी के क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करते हुए, मतलब ये इतने टाइम में मैं अपना कवर कर लिया। उसके बाद फिर आपको फिर दोबारा से नहीं रिवाइज करना, फिर आपको फुल लेंथ सब्जेक्ट, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको देना है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जब आप पहली बार देंगे तो डेफिनेटली कम ही नंबर आते हैं, तो वही तो करना है, वहीं से अपना लेवल बढ़ाना है। पहला आपने एक दिन में एक ही टेस्ट सीरीज देना है, पहला टेस्ट सीरीज दिया, उसके बाद आपने देखा कि मुझसे कितने क्वेश्चन गलत हुए, कौन कौन से टॉपिक से गलत हुए, आप टॉपिक नोट करिए, तुरंत उसका क्विक रिवीजन करिए। फिर वो इतना करेंगे आपका दिन भर पूरा निकल जाएगा उसको रिवाइज करने में, उस टाइप का उसको देखने में पूरा, मतलब उसका कॉन्सेप्ट अगर आपका लूज हो रहा है तो उसको भी देख लीजिए। फिर अगले दिन आपको ये ना सोचिए कि अब मैं फिर से इतना सारा सब्जेक्ट फिर से रिवाइज करूँ, नहीं, अगले दिन फिर आप दूसरा टेस्ट सीरीज दीजिए। फिर तो ऐसे ऐसे जब आप करेंगे ये तो आप देखेंगे कि 10 दिन में आपका लेवल पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। टेस्ट सीरीज मैं कहूंगा डेफिनेटली सबको देना चाहिए पेपर से पहले। और अगर आपका 1 महीने पहले टेस्ट सीरीज आपको फुल लेंथ स्टार्ट कर ही देनी है, कोई भी पेपर ऐसा नहीं हुआ कि 1 महीने बचे हैं तो आप अपना सब्जेक्ट रिवीजन पे फिर पढ़ रहे हैं। आप सब्जेक्ट रिवाइज उस हिसाब से अपना फॉलो करिए कि मुझे पेपर, जैसे अभी आपने बताया 27 को है लोगों का, तो 30 तक मैं कहूंगा कि सब लोग अपने सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट कर लें। 1 तारीख से आप टेस्ट सीरीज दीजिए, और टेस्ट सीरीज के साथ फिर अपना रिवाइज करिए, जो भी टॉपिक आपके नहीं आ रहे हैं वो टॉपिक से रिवाइज करिए पूरा। आपको अपना नोट्स नहीं रिवाइज करना है सब्जेक्ट वाइज, जो जो आपको टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम हो रही है वो करते जाएंगे। मैंने भी जब अपने टाइम पे किया था सर, तो गेट जब मैंने पहला टेस्ट सीरीज अपना दिया था तो 39 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। और जब मैंने अपनी लास्ट टेस्ट सीरीज दी थी तो मेरे 60+ मार्क्स आ गए थे। तो वहां से गेट में 39 to 60+, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज के थ्रू करना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दे जाता है। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि सबको अगर ऐसे फॉलो करेंगे तो आपका लेवल जरूर इंप्रूव हो जाएगा।
अच्छा, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि बच्चा जो रहता है ना कि उसको अपन ने जैसे स्टडी मटेरियल पोस्टल स्टडी मटेरियल आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि अपन एक काम करते हैं, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का अपन पोस्टल स्टडी मटेरियल मंगा लेते हैं। बच्चा क्या करता है, पोस्टल स्टडी मटेरियल मंगा लेता है और उसी में वो पढ़ता रहता है, उसी में ही पेन से अंडरलाइन करता रहता है। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पोस्टल स्टडी मटेरियल में जब हम स्टडी करते हैं तो उससे जो हम शॉर्ट नोट को प्रिपेयर करते हैं वो लास्ट डेज में आपको कितने हेल्पफुल रहते हैं, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में क्या मदद करते हैं आपकी। तो शॉर्ट नोट यहाँ पे स्टूडेंट को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? सर मैं तो कहूंगा कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, बट मैंने अपने टाइम पे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। मैं क्या किया था कि जो मेरा प्रॉपर नोट्स था मैंने उसी में मार्क किया था कि कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उस पे स्टार मार्क किया था। तो मतलब मेरा क्लियर था कि यही पढ़ना है, पूरा तो नहीं पढ़ना है आपको। आप अगर उसको अलग से लिख लें शॉर्ट में तो वो भी बहुत अच्छा आपका एक ही साथ रहेगा। और अगर आप नोट्स में लिखते हैं तो कभी क्या होता है कि जैसे उसको कहीं कैरी करना हुआ तो वो प्रॉब्लम होती है। मतलब उसको आपको जितना हो सके प्रिसाइज वे में उसको आप कन्वर्ट करिए। तो शॉर्ट नोट्स तो बहुत जरूरी है सर। आपने जैसे स्टार्टिंग में मुझे बताया था कि सर स्टार्टिंग के 1 साल में ही मुझे पता चल जाता है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कौन सी एग्जाम के लेवल की मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, किस एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। अब होता क्या है कि स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है उस लेवल की एग्जाम को, लाइक मैंने बोला कि सब इंजीनियर जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट की सब इंजीनियर की एग्जाम होती है उस लेवल की एग्जाम को वो क्वालिफाई कर सकता है। अब वो कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रहा है और लाइक 2 ईयर या 3 ईयर से वो एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रही। इस टाइम पे बच्चे के मन में जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है और उसका जो नेक्स्ट मूवमेंट होता है कि सर मैं प्राइवेट जॉब को ज्वाइन कर लूं क्या, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है, एग्जाम नहीं हो रहा है, मैं 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं प्राइवेट जॉब को ज्वाइन कर लूं क्या, उस जॉब के साथ मैं प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख लूंगा और ये सारी चीजों को मैनेज कर लूंगा, जिससे एक फाइनेंशियली जो मेरी प्रॉब्लम है वो भी हो जाएगी, मैं अर्निंग कर लूंगा, घर से मुझे पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। तो क्या ये सही है या 6 महीने या 1 साल और अपने आप को देना चाहिए, जॉब ज्वाइन नहीं करना चाहिए? सर जैसा कि मैं भी जॉब में हूँ तो ये कहूंगा कि जॉब के साथ आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि पहले तो आपके पास खुद के लिए पूरे 24 घंटे होते थे। पर जॉब में आने के बाद आप मॉर्निंग में उठे, फिर जॉब के लिए चले गए, आते हैं आप शाम को 6-7 बजे, तो आपका ये 12 घंटे का स्पेन तो चला ही गया। बचे 12 घंटे, रात में आप 6 से 8 घंटे सो गए तो बचा क्या, 4 घंटे। उस 4 घंटे में आपको पता चला दिन में आप कहीं भी साइट विजिट थी या आपका ऑफिस वर्क जो भी था, तो उसकी वजह से आप 4 घंटे में अब आप कितना पढ़ पाएंगे। पहले आपके पास जो 24 घंटे बचते थे वो अब कम हो गए। तो जब आप अगर उस टाइम पे नहीं कर पाए तो जॉब के साथ आपको डेफिनेटली और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो मैं कहूंगा कि आपको 6 मंथ अपना एक्सटेंड ही कर देना चाहिए आपको प्रिपरेशन। तो जॉब ना हो सके, बहुत अगर प्रॉब्लम है तो ही जॉब ज्वाइन करें, अदरवाइज अपनी बट प्रिपरेशन बट कंटिन्यू बट रखें। यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि सर वैकेंसी नहीं आ रही है, मैं प्रीवियस 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ बट आगे भी वैकेंसी का कोई अपडेशन नहीं है। इस सिचुएशन में अगर वो जॉब ज्वाइन करना चाहता है तो फिर क्या करना चाहिए उसको? नहीं सर, जैसे कि आप जैसे जेई की प्रिपरेशन करें तो जेई के लिए आपकी एसएससी जेई हो गई और स्टेट की जेई होगी। तो वो वैकेंसी आती रहती है। हो सकता है आपके स्टेट में ना आए, किसी दूसरे स्टेट में आ जाए, तो वो वैकेंसी कहीं ना कहीं तो आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ पूरे इंडिया में वैकेंसी नहीं आ रही, आएंगी तो जरूर वैकेंसी। अगर आप ए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज दैट आप यूपी या एमपी से हैं, तो जो हो सकता है यूपी एमपी में ना आई हो, किसी और स्टेट में आई हो, तो दूसरे स्टेट को भी ट्राई करते रहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना स्टेट की मैं एमपी से हूँ तो मुझे एमपी करना है, यूपी से हूँ तो सिर्फ यूपी करना है, नहीं, आपको दूसरे स्टेट पे भी फोकस करते रहना है साथ साथ। क्योंकि स्टेट ए का लगभग एक जैसा सिलेबस होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का अपना एक अलग सिलेबस है। तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंपटीशन के भरोसे बैठे रहें, आपको थोड़ा सा दूसरी तरफ देखते रहना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जो, देखो आपको ही पता है कि जैसे जो स्टूडेंट होता है और मन के अंदर आपके अगर कोई भ्रम है तो वो भ्रम को दूर करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंटों के साथ भी वही होता है, वो सोचते हैं कि अदर स्टेट का अगर मैं फॉर्म भरता हूँ और वहां के एग्जाम देने जाता हूँ तो वो स्टेट वाले अपनी स्टेट के कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अदर स्टेट की जो कैंडिडेट होते हैं उनको प्रेफरेंस नहीं मिलता है, उनको बाहर कर दिया जाता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जैसे आपने भी अभी बोला कि सर मैं आरपीएससी का एग्जाम निकाला हूँ और बीपीएससी का भी आपने एग्जाम निकाला है, मतलब ऑलमोस्ट अदर स्टेट का आपने एई का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या ये जो नहीं बच्चे सर, ऐसा सोचते नहीं हैं ये होता, नहीं सही है नहीं। या गलत है? हाँ, सर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे स्टेट में कहीं ऐसा फील हुआ हो।
आप बट अगर आपको ऐसा लगता भी है तो सिर्फ कहाँ पे हो सकता है, इंटरव्यू में हो सकता है, आपके प्री आपके पास है, मेंस आपके पास है, और होता तो इंटरव्यू में भी नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इंटरव्यू के भी एक डेफिनेट, जैसे 100 मार्क्स हैं आउट ऑफ 700 या 800 में, तो बहुत ज्यादा मार्क्स का उसका वेटेज नहीं होता। और मैं जैसे अभी बीपीएससी का इंटरव्यू दिया, वहां पे मुझे 100 में 59 मार्क्स आए, तो एक अच्छा स्कोर था। एवरेज मार्क्स 52, 54, 53 ही गए, तो एक ही अच्छा स्कोर था। तो मुझे और कहीं पे ये नहीं लगा कि अदर स्टेट से होने की वजह से कम मार्क्स मिले, मार्क्स अच्छे थे इंटरव्यू में। ओके, जैसे अभी आपने बीपीएससी एई का इंटरव्यू दिया है, आरपीएससी एई का इंटरव्यू दिया है, तो इंटरव्यू में जब आप जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए आप जाते हैं, तो मेंटली आपके ऊपर क्या प्रेशर होता है और उस प्रेशर को हम कैसे कम कर सकते हैं? सेकंड, आपसे क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं, उनके अकॉर्डिंग आपके मेंटल जो मतलब माइंड है उसमें क्या थॉट्स रहते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं? और आपने तो इंटरव्यू दिया हुआ है, तो आप बता सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं और कैसे कैसे उसके आंसर आपको करना है। यस सर, जैसे कि सर अभी तो आरपीएससी का इंटरव्यू होना है सर, वहाँ पे तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही सिर्फ हुआ है, अभी उसका ओके नेक्स्ट ओके। स्टेप इंटरव्यू है। और बीपीएससी का जैसे मैंने इंटरव्यू दिया था तो सर, तो उसमें आप एक तो अपना पहले अपनी एक जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, आप वो प्रिपरेशन करके जाएं अपने हिसाब से। आप अपना जैसे टेक्निकल रिवाइज कर लिया, कुछ नॉन टेक्निकल चीजें पार्ट होती हैं उस स्टेट के बारे में होता है, वो सब चीजें आप जान के जाएं, तो आप इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहेगा कि हाँ वो कुछ भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। जरूरी नहीं कि इंटरव्यू में आपको सारी चीजें पढ़ी ही मिले, कुछ एक दो क्वेश्चन आपको अनसर्टेन होंगे तो उसको आपको काफी अच्छे से जवाब देना है उसका। और इंटरव्यू के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। मेरे साथ भी क्या हुआ, मैं जब तक इंटरव्यू रूम में नहीं गया था तब तक काफी घबराहट होती रही, लेकिन इंटरव्यू रूम में जाने के बाद फिर वो चीजें कंफर्टेबल हो जाते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ ही वो कॉन्फिडेंस आ जाता है और जवाब देने लगते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तुक्के मारने हैं, उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए आपको, और नेक्स्ट क्वेश्चन वो करेंगे तो आपको डेफिनेटली जवाब दे देंगे। सारे क्वेश्चन में तुक्के बहुत ज्यादा नहीं मारने हैं, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप बताएं। जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट है, आपको लगता है कि नहीं है मुझे 70-80% तो ये पता है, थोड़ा सा हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को आप बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप बता सकते हैं क्योंकि उसको आपको नॉलेज है, थोड़ी सी चीजें उसमें मिस कर रहे हैं आप। लेकिन जिस क्वेश्चन के बारे में एकदम नहीं पता तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए। जैसे अभी जो स्टेट इंजीनियरिंग का भी एग्जाम होने वाला है, असिस्टेंट इंजीनियर का, एमपीपीएससी मतलब एमपी में, मध्य प्रदेश में होने वाला है, तो आपको पता ही होगा कि जो मेंस का पेपर है यहाँ से हटा दिया गया है, अब सिर्फ आपका प्रीलिम्स होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। तो प्रीलिम्स जो होगा, पहले क्या था कि एई में प्रीलिम्स जो स्टेट गवर्नमेंट एई होता था, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब इन्होंने क्या मेंस को यहाँ पे स्किप किया है, तो यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग को रख दिया है। तो अब प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स ही आपको इंटरव्यू में भेजेंगे। तो यहाँ पे आपकी Yes, sir. प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, अब आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए? क्योंकि पहले क्या होता था, मेंस का पेपर है तो अपन उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करते थे, हम मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते थे, क्योंकि अपन बहुत ज्यादा डिटेल में अपन पढ़ते थे चीजों को कि क्योंकि प्रीलिम्स अगर निकल भी गया तो मेंस मुझे आगे निकालना है। अब आपके पास सिर्फ एक ही स्टेज है, प्रीलिम्स। तो इस पर आपका क्या कहना है, किस टाइप से स्टूडेंट को प्रिपेयर होना चाहिए? जब सर हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं तो उस समय तो हमको जो कंप्लीट प्रिपरेशन होती है वो तो प्रीलिम्स मेंस दोनों चीज एक साथ होती है, क्योंकि जैसे कुछ सब्जेक्ट हम लोग के जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया और भी कुछ सब्जेक्ट हो गए, आरसीसी हो गया, तो जब जब तक आप उसमें पूरा एक कंप्लीट कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। लेकिन अब जैसे आप एमबीपीएससी की टारगेट कर रहे हो, आपने एक बार प्रिपरेशन कर ली है अपनी, 6 मंथ का आपका स्पैन निकल चुका है, आपने पूरे सारे सब्जेक्ट गो थ्रू हो गए, तो अब आपको ऐसा नहीं करना। जैसे इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, तो ऐसा नहीं कि फिर से आप वो कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाने बैठ जाएं। अब आपको क्या करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग को कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाने हैं। बाकी किसी स्टेट का आपको कंपटीशन देना है तो सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना प्रिपेयर करके जाइए, उसके लिए कन्वेंशनल लगाने की जरूरत नहीं है। फाइनली मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका क्या रहा 2021, जितने भी आपने एग्जाम्स दी हुई हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? और जो अभी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, जो रिसेंटली अभी एई की एग्जाम होने वाली है, उन स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को जितना हो सके उतना अच्छे से करें, क्योंकि एक बार आप जब सक्सेस हो जाते हैं तो आपको खुद ही चेंज नजर आएगा। जो लोग आपको पहले कहते थे कि नहीं यार तुमको प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए, तुमको और किसी ऑप्शन के थ्रू जाना चाहिए, वही लोग आपकी सबसे ज्यादा बड़ाई करेंगे। तो डेफिनेटली जब आप कोई एग्जाम निकालेंगे तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, और
आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, तो एक और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। पढ़ाई के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग। मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, खुद को आप रोज मोटिवेट करते रहिए कि नहीं मैं डेफिनेटली एक दिन कर लूंगा। और सबके साथ ये प्रॉब्लम आई है, जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, चाहे कोई सा भी उन्होंने कंपटीशन दिया हो या लाइफ में कुछ अच्छा किया होगा, तो बिना प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि कोई बिना प्रॉब्लम में आए हुए ही चीजें सक्सेस पाया है। तो प्रॉब्लम तो आएगी डेफिनेटली, उस प्रॉब्लम को आपको ओवरकम करना होगा। ओके, तो फाइनली मैं यही बोलूंगा कि अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन अनुराग जी बीपीएससी के लिए, और एडवांस में बेस्ट ऑफ लक आपका आरपीएससी के लिए।